अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक अगर हम देखें तो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता अरकान ने शिरकत की, शमूलियत इख्तियार की, उस मामले को अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, इलेक्शन कमीशन में हो, या फिर पेशावर हाई कोर्ट में भी उन्होंने दरख्वास्त दायर की, लेकिन वहाँ से भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिल सका। तो अब तहरीक इंसाफ के हवाले से जो सवालात उठाए जा रहे हैं कि पार्लियामान के अंदर जो पॉलिसी होगी वो किसकी होगी। बाज़ अरकान ये राय रखते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक ऐवान को चलने देंगे, लेकिन कुछ अरकान की ये भी राय सामने आ रही है कि ऐवान को चलने नहीं दिया जाएगा। तो अब सेनेट इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो सेनेट इलेक्शन में जो उम्मीदवार हैं वो किसकी मर्ज़ी से वो फाइनल होंगे। जो बानी पीटीआई हैं इमरान खान साहब, उनसे मुशावरत होगी, या ओवरऑल जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने के बाद पीटीआई की या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की स्ट्रेटजी क्या होगी ऐवान के अंदर और बाहर। हम इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। असद कैसर साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। सर, सबसे पहले तो अगर हम देखें तो जो आम इंतखाबात हुए उसमें कुछ हलकों के हवाले से अली ज़फ़र साहब या कुछ अरकान के बयानात आए कि कम से कम 10 हलकों को खोला जाए। आप समझते हैं कि वाकई मसला सिर्फ 10 हलकों का है, या ओवरऑल आप समझते हैं कि नहीं धांधली हुई है? अच्छा, ये अली ज़फ़र साहब की तो अपनी राय थी, इस पर मज़ीद भी कंसल्टेशन चाहिए कि हमारे मुतालिबात क्या होने चाहिए, क्योंकि अभी अगर ये हल्के भी खोलेंगे ना तो इससे भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने मैनेज की हैं चीज़ें। अच्छा, यानी वो उनके पास कागज़ भी उसके पास है, वो पर्ची भी वही बनाते हैं, तो स्ट्रिम भी उसके पास होती है, वो तो सब कुछ वो तकरीबन उन्होंने ये तो छोड़े, बाकी उन्होंने जो प्लानिंग की है कि हमारी मज़ीद 20 सीटों को कम करने की इलेक्शन कमीशन प्लानिंग कर रही है। अच्छा, और इसमें इनकी ये है कि जो हमारे जीती हुई सीटें हैं, यानी आज हमारा बिलाल साहब का है, पंजाब की 6-7 और भी करवाए हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि ट्रिब्यूनल तो बन चुके हैं, लेकिन अभी इलेक्शन जब ट्रिब्यूनल बन जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन का तो काम ख़त्म हो जाता है, उसका तो फिर काम नहीं होता, कानून फिर वही करती है। ये डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन खुद जो है ना वो करवाती है, काउंटिंग के ऑर्डर्स करवा रही है, और इंटरेस्टिंगली जो हमारे कैंडिडेट है उसको अंदर आने भी नहीं दिया जाता। तो मतलब इन्होंने तो बिल्कुल मुल्क को जो है ना बनाना रिपब्लिक बना दिया है। तो ये सर कैसे हरा रहे हैं? वही फॉर्म 45 में तब्दीली की जाएगी, फॉर्म 47 में तब्दीली की जाएगी, या क्या प्लानिंग आपको नज़र आ रही है? पूरे अरेंजमेंट कर रहे हैं। अच्छा, यानी गिनती भी बराबर कर रहे हैं, जो पर्चियाँ हैं वो भी नए बना रहे हैं, नए स्टैम्प कर रहे हैं, साथ साथ जो है ना 45 को भी बराबर कर रहे हैं, और साथ साथ 47 भी, और 49 जितनी वो है वो सारे वो करवा रहे हैं। यानी मशीनी तो इसी के हाथ में है ना, अफसर भी है, वही स्टैम्प भी हैं, दस्तखत भी वही है, वो सब कुछ कर। तो यानी अभी वो हमारे मजीद भी 15-20 सीटें कम करने के लिए वो कर रहे हैं। यानी इसको कोई तसल्ली नहीं हो रही है, और इस पर भी तसल्ली नहीं हो रही कि उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी बुरी तरह मसा हुई है। इसके बावजूद जो है ना, यानी इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ किया और जो पाकिस्तान को जितना इन्होंने पीछे धकेल दिया है, तारीख कभी इसको माफ़ नहीं करेगी। तो सर, जो इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतल्लिक आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या अब आप पार्लियामान के अंदर भी मौजूद हैं? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शायद आप अपोजिशन को मिले, शायद स्टैंडिंग कमेटियाँ आप लोगों को मिलेंगी। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब करने का इरादा रखते हैं, या फिर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इरादा रखते हैं? देखिए, मैं अभी हमारी कोई पार्टी पॉलिसी तो अभी नहीं है। मेरे ख्याल में हमें इनको जो है ना बुलाना चाहिए, बल्कि अभी हम मशवरा कर रहे हैं कि प्रिविलेज में हम इसके ख़िलाफ़ कर सकते हैं, चूँकि हमारी अददी बरतरी तो नहीं है कि वो प्रिविलेज हो सके। दूसरा जो है ना, हम पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी और इसके ख़िलाफ़ रेफरेंस के लिए भी हम मुशावरत कर रहे हैं। मतलब कोई इसके ख़िलाफ़ जो है जितनी भी कानूनी ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं, इस पर हम इसके ख़िलाफ़ करेंगे। सर, आम इंतखाबात हो गए असद कैसर साहब। अब माजी में 2013 में आपको याद होगा कि खान साहब ने कहा था 4 हल्के खोलें। अब आपको लग रहा है कि अगर 4 क्या कोई भी हल्का खोलेंगे तो पीटीआई को रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने तैयारी मुकम्मल कर ली है। तो जो सेनेट इलेक्शन अब आ रहे हैं, क्या उसके हवाले से भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग होगी, कोई अरकान को धमकाया जाएगा, या कोई आपको सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी प्लानिंग नज़र आ रही है? देखिए, सेनेट इलेक्शन के लिए जो उन्होंने किया वो तो कर दिया ना, उनके वोट बढ़ा दिए। हाँ। अभी ये इन्होंने जो जिस तरह बंटर बांड की ना, वो भी मतलब हमारी सीटें भी उसको दी, मखसूस नशिस्तें। सबसे बड़ी पार्टी यदि हमसे हमारा निशान छीना गया, फिर उसके बाद जो है ना
वो तस्लीम नहीं किया गया। यानी जितना जुल्म और सिस्टम ने करना चाहा वो कर दिया है, तो उनकी नंबर तो वैसे ही बढ़ गए हैं। यानी बलूचिस्तान में भी नंबर बढ़ गए हैं, उसके KP के भी नंबर बढ़ गए हैं, इस्लामाबाद में हर जगह उसके नंबर बढ़ गए हैं। तो दांदी का तो जितने दांदी की एडवांस में वो तो उन्होंने कर दिए, मतलब मजीद दांदी अभी क्या करेंगे। KP के अंदर आपके बंदे कुछ टूटने का खदशा तो नहीं है? नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, असद कैसर साहब, ये जो पार्लिमान के अंदर हमने बात की, जैसे मैंने शुरू में बात की कि अब बाज़ अराकीन की ये राय आती है कि वो ऐवान को नहीं चलने देंगे। आपका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। तो पॉलिसी होगी क्या आपकी ऐवान के अंदर, वाकई नहीं चलने देंगे या आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे? हम पार्लियामेंट के अंदर भरपूर मज़ाहमत करेंगे, अपना नैरेटिव प्रॉपर्ली उठाएंगे, और जो जुल्म और जबर हो रहा है, लेकिन अभी प्रॉब्लम है कि पार्लियामेंट की हैसियत नहीं रही। यानी कल जो बातें हुई कोई इसको सीरियस ले नहीं रहा। यानी पार्लियामेंट में आप तकरीर भी करेंगे, वो करेंगे। हम तो जो कानूनी फोरम है सबसे पहले उसको एग्जॉस्ट करना चाहते हैं। यानी पार्लियामेंट हो गया, अदालत हो गई, या इलेक्शन कमीशन की जितने फॉर्म्स हैं, अगर हमें ये अंदाज़ा हो गया कि इस पर कोई नहीं है, तो फिर हमें डेफिनेटली जो है ना रोडों पे निकलना पड़ेगा। फिर हम बिल्कुल फिर हम डेफिनेटली आवाम की अदालत में जाएंगे। अगर हमारी जो लीगल फॉर्म जो है ना वो हमें इंसाफ नहीं दे सकती, उसकी बात को कोई अहमियत नहीं देता, तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह सकते हैं। फिर हम डेफिनेटली जो है ना रोडों पे निकलेंगे। धरना होगा, मतलब रोडों की निकलने के लिए आवाम के पास जाएंगे, धरने भी होंगे, मार्च भी होंगे, जलसे भी होंगे, एहतजाज भी होगा, तमाम ज़राए। लेकिन जो भी होगा वो कानून के अंदर होगा। जो हमारे कानूनी और आईनी हक है वो इंशाल्लाह हम आवाम के पास जाके करेंगे। अच्छा, तो क्या असेंबली में मौजूद रहेंगे या इस्तीफों पर गौर कर सकते हैं? नहीं, इस्तीफे तो नहीं देंगे, इस्तीफे तो किसी भी सूरत पे नहीं देंगे। अच्छा। लेकिन फिर हमारा ऑप्शन नंबर 1 आवाम के पास जाना होगा। कल अगर आप ऐवान में मौजूद थे असद कैसर साहब, आपने देखा कि डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा था कि अपोजिशन के पास बात करने के अलावा कुछ नहीं है, जिस पर बैरिस्टर गौहर साहब ने एहतजाज भी किया, आपने भी हाँ आपने भी बात की। तो आप वाकई समझते हैं कि आप लोगों के पास बात करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ऐवान के अंदर? बहरहाल उसका मकसद और था कि अपोजिशन तो तकरीर ही करती है ना, उसका ख्याल है। हालांकि अपोजिशन के पास, हमारी अपोजिशन तो अपोजिशन नहीं है। हाँ। हम तो ये तो रिजेक्टेड है। हमारे पास तो बहुत बड़ा मैंडेट है। हमने तो हमारे मैंडेट तो इन्होंने चीने नहीं, उसने चोरी कराया है। हमारी मैंडेट की चोरी हुई है। हाँ। लेकिन ये जो असद कैसर साहब, आप सड़कों पर निकलेंगे, अवाम की अदालत में जाएंगे, मुतालबा क्या होगा? नए इंतखाबात करवाए जाएं या क्या मुतालबा होगा? देखिए, जो हमारा मुतालबा है वही मुतालबा है कि जो अवाम का ओरिजिनल मैंडेट है उसके मुताबिक जो है ना उसकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। अच्छा, सही। उनको पता है ना क्या उन्होंने सब कुछ है। हाँ। अगर मेरिट के ऊपर होगा तो फिर तो हमारे 180 सीट्स हैं। फिर जो हमारे जो आ जाएंगे स्पेशल सीट्स आ जाएंगे, तो हम 220 से ज़्यादा हो सकते हैं। 2/3 मेजॉरिटी आपके पास। 2/3 मेजॉरिटी। हाँ। और किस तरह अभी इस इलेक्शन के बाद ये फैसला हो गया है कि वोट देने वाले अहम नहीं है, गिनने वाले अहम है। यानी फिर आवाम को अगर पता चल जाए कि आपकी वोट को कोई अहमियत नहीं है, तो फिर तो ये इनकलाब की तरफ जाएगा। क्योंकि फिर आपके पास ऑप्शन क्या होता है? जब वोट का ऑप्शन आप ख़त्म करेंगे, उस वोट को आप इज्जत नहीं देंगे। जो नवाज शरीफ नारा मारते थे, अभी सबसे ज़्यादा वोट को उन्होंने भी इज्जत किया, तो वो जो है ना उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? फिर अवाम का पार्लिमानी निज़ाम पे और इलेक्शन पे एतमाद ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी बड़े मसाइल है, माशी तौर पर लोग तंग है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, बेरोज़गारी है, डिप्रेशन है, मायूसी का आलम है। तो ऐसे में तो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। मैं उन तमाम जो ये फैसले करे उसकी समझ और अक्ल कोई नहीं है। वो नहीं समझती कि कितनी बड़ी तबाही कर रहे हैं इस मुल्क की। मैं उन तमाम पावरफुल कॉरिडोर को ख्वाहिश करता हूँ कि इस मुल्क पर रहम करे, पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक आगे जाने दें। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सर, आप कोई जो मौजूदा क़यादत है, अस्करी क़यादत है, उसके साथ कोई मुलाकात का इरादा भी रखते हैं कि ये बात की जाए, मामलात हल किए जाएँ, कोई बातचीत आगे बढ़ाई जाए? नहीं, देखिए, अस्करी क़यादत का तो एक काम नहीं है, वो कानून में उसके पास कोई ये इख्तियार नहीं है। हम समझते हैं कि फ़ौज जो है ना हमारा मुल्क का एक बहुत अहम इदारा है, बहुत एक मजबूत फ़ौज के बगैर जो है ना ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हमारी बसर मुतालिबा ये है कि जो इस वक्त हमारी हुक्मरान हैं, जिसके पास इस वक्त पोजीशन पे बैठे हुए हैं, क्योंकि अख्तियार तो अबलन उनका है ना, और वो उनको पता है कि वो एक जारी मैंडेट के ज़रिए आए हैं, और जिस तरह उसको उनको चाहिए कि कुछ शर्म और हया करे, और जो है ना एक ऐसा फैसला हो कि जिससे जो है ना आवाम की मैंडेट की तौहीन ख़त्म हो। ये जो आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में आप देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक अदम एतमाद आए? जैसे आपके पास नंबर्स पूरे थे, लेकिन उसके बावजूद MQM पीछे हट गई, बलूचिस्तान अवामी पीछे हट गई, अख्तर मेंगल साहब पीछे हट गए, और आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। इस हुकूमत के ख़िलाफ़ भी असद कैसर साहब, आप मुस्तकबिल में देख रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल पैदा होगी? इंशाअल्लाह ताला ये जो इस वक्त मुल्क की माशी हालत है ना, तो ये एक जाली हुकूमत इस माशी हालत को नहीं संभल सकती। ठीक है। ये अपनी ताकत से गिरेंगे। अच्छा। हाँ बिल्कुल, आप देख ले, इनके अंदर न कैपेसिटी है, न कैपेबिलिटी है, बल्कि फैसले के अख्तियार भी नहीं है, तो ये खुद भागेंगे। क्या MQM और ये जमातें जो मादी में आपके साथ खड़ी रहीं, पीछे हट गईं, इनके साथ खड़ी रहेंगी या इनके साथ भी छोड़ देंगी? इंशाल्लाह इतना अवामी प्रेशर आएगा कि जो मैंडेट चोर है वो इस सिलसिले से भागेंगे। एक नई हुकूमत बनेगी जो सही मानों में जो अवाम ने मैंडेट दिया उनकी हुकूमत होगी। कब तक देख रहे हैं सर? मैं ज़्यादा देर नहीं देख रहा, मैं होपफुली विद इन 4-5 मंथ्स जो है ना ये सब कुछ चेंज देख रहा हूँ। अच्छा, नए इंतखाबात देख रहे हैं? नए इंतखाबात देख रहे हैं? नहीं, मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो अदालत और ट्रिब्यूनल में चीज़ें हो रही हैं ना, तो इंशाल्लाह हमें वहाँ से इंसाफ की तवक्को है और हमारी सीटें वापस आ जाएंगी। और सीटें आ जाएंगी तो इस हुकूमत को हटाने के लिए आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा? डेफिनेटली, फिर जब हमारी नंबर बन जाएगी तो फिर हमारी नुमाइंदगी होगी, हमारी लीडरशिप जो है ना, इंशाल्लाह इमरान खान ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। जब ये आम इंतखाबात हो गए, जब तहरीक इंसाफ ये सोच रही थी कि किस जमात में शमूलियत इख्तियार की जाए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आपकी नज़र में फ़ैसला करना दुरुस्त था? क्योंकि उस जमात ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। आप समझते हैं कि वाकई किसी और जमात का इंतखाब किया जाता? देखिए, हमने काफ़ी मशावरत की उसके ऊपर, और बहुत मशावरत के बाद हमने डिसाइड किया, हमारे पास ऑप्शन कम थे। अच्छा, तो इसलिए हमने ये ऑप्शन ले लिया। आज की सूरत हाल को सामने रख, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का आप फैसला भी देख लें, इलेक्शन कमीशन से भी आपको रिलीफ नहीं मिला, तो आप समझते हैं कि वाकई कोई कानूनी मुशावरत मज़ीद होनी चाहिए थी, इस तरफ नहीं जाना चाहिए था? नहीं, ये जो पेशावर का फैसला हुआ है इस पे मेरे ख्याल में हमारी लीगल टीम को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को मैं इसको चैलेंज करें। बहुत काफ़ी लिकूनाज है इस फैसले में, और हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो है ना कोई रिलीफ मिल जाएगी। आप रहेंगे अभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो आपके अरकान गए हैं? जी जी बिल्कुल, अब रहेंगे, लेकिन अभी हमारा जो है ना हम मर्ज भी करेंगे, क्योंकि जो हमारी मुझे अभी पता नहीं है कि पहले तो हमने जो इंटर पार्टी इलेक्शन किया है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, देखिए अब इलेक्शन कमीशन क्या करती है। अगर क्योंकि इलेक्शन कमीशन से कोई तवक्को नहीं है क्योंकि वो जो है ना कोई इंसाफ करेगा। अगर वो सिंबल आपको मिल जाता है, आपके नताइज कबूल कर लेता है कमीशन, तो क्या फिर आप मर्ज कर लेंगे? क्या होगा सर? हाँ, फिर डेफिनेटली हम दोनों पार्टियों को मर्ज करेंगे। फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो नहीं रहेगी, फिर तो ऑब्वियसली PTI ही रहेगी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये कानून में गुंजाइश है सर? हमारे लीगल लोग देख रहे हैं उसको, मतलब वो हमें एडवाइस करेंगे, जैसी लीगल उसकी गुंजाइश बनती है उसके मुताबिक करेंगे। असद कैसर साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो काबीना की तश्कील हो चुकी है, वज़ीर ख़जाना जो हैं वो आ चुके हैं, IMF की तरफ हुकूमत जा रही है। IMF की तरफ जाने के बाद अगर कोई मुश्किल फ़ैसले होते हैं तो PTI कबूल करेगी या आप रिजेक्ट करेंगे और पार्लिमान के अंदर भी उसके खिलाफ बात करेंगे? पार्लिमान भी करेंगे, पब्लिक में भी करेंगे इसके खिलाफ।
ये अवाम का ऊपर अगर मजीद बोझ डालेंगे, वैसे भी अवाम इस बोझ की तले दबे हुए हैं, गुंजाइश ही नहीं है, कैपेसिटी के उसके अंदर कपत नहीं है कि मजीद महंगाई बर्दाश्त करें। अच्छा, हम आवाम की आवाज़ बनेंगे, भरपूर तरीके से इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। उसके खिलाफ भी आप यूरोपीय यूनियन को ख़त लिख रहे हैं, IMF को आपने ख़त लिखा, आप खुद सीनियर सियासतदान हैं, स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं, आप समझते हैं कि PTI को ये ख़त लिखना चाहिए था? आपने किसने कहा कि GPS से बताया कब? सर ये कल खबरें चल रही थी, और खबरों को छोड़ो ना, प्रैक्टिकल जो हमारे तर्जुमान ने क्या कहा, वज़ीर इत्तलात ने सर दावा किया है, मुल्क के वज़ीर इत्तलात, वो उसका वैसे उसकी अगर आप इसको इतना मानते हैं और हमारी जो वजाहत है आप इसको नहीं मानते तो ज़्यादती है। हमारी देखो प्लस जो है ना, इस पर मेरा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पिछले साल भी जब हम हुकूमत में थे, इसके ख़िलाफ़ बहुत कैंपेन चली थी, हमने वफूद भेजे थे, ऐसे में हमने तमाम पार्टियों के नुमाइंदे इसमें डाले थे, और किसी भी तौर पर हमारी अपनी ग्रीवेंसेस अलग है, लेकिन हम किसी भी तौर पर जो है ना इस मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। ठीक है। IMF के हवाले से हमारा एक सॉफ्ट लेटर था, जिसमें हमने ये कहा था कि ये मुल्क जो है ना, एक जिन लोगों के हाथ में है इस वक्त, वो नुमाइंदे नहीं है, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो जाली तौर पर बैठे हैं, और आप जब डील करें तो वो डील जो है ना हमें काबिल कबूल इसलिए नहीं होंगे कि इनके पास ये नहीं है। तो हमारा एक इसके ऊपर जो है ना एक मौक़िफ़ था, और लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम कोई ऐसा काम करेंगे जो कि पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो। सर अभी वज़ीर आज़म साहब से CM KP ने मुलाकात की, अली अमीन गंडापुर साहब ने, इसमें खान साहब की मर्ज़ी शामिल है, और क्या अब आप नवाज़ लीग के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ मिल के चलने का फ़ैसला कर लिया है, या आप समझते हैं कि नहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा? मत कुछ तस्वर नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, नाज के साथ बैठ सकते हैं। तो सर कल वाली मुलाकात को आप कैसे? कल को मुलाकात तो एक चीफ मिनिस्टर की मुलाकात थी ना, ठीक है, वो एक सूबे का नुमाइंदा है, वो तो अपने मफाद के लिए और अपने सूबे के लोगों के लिए हर फोरम पे जा सकता है, ठीक है, और वो पॉलिटिकल डिसीजन नहीं थी, वो इसकी अपनी इंतजामी डिसीजन है। अच्छा, सियासी फैसलों में कोई मुफाहमत नहीं होगी मौजूदा। ठीक सर, अगर इजाज़त दे तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सर इस वक्त अगर आप देखें तो मौलाना साहब के साथ आपकी बातचीत चल रही है, आपकी मुलाकातें भी हुई, हमने माजी में देखा कि बड़े सियासी इख्तलाफात थे खान साहब के भी मौलाना साहब से। मौलाना साहब से बैठने का फ़ैसला आप समझते हैं कि क्यों करना पड़ा, क्यों ये मतलब आप बैठे, सियासी मुखालफिन तो नून लीग भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, मौलाना साहब भी थे, मौलाना साहब के साथ बैठने का फ़ैसला कैसे हुआ? देखिए बेसिकली जे खान साहब की एडवाइस पे हुआ। अच्छा, उन्हें डायरेक्शन दी थी, उसकी वजह से हुआ, और इसमें सिर्फ मौक़िफ़ हमारा ये है कि वन पॉइंट एजेंडा, जो पार्टियां जो है ना इलेक्शन के ऊपर जो है ना वो कंसर्न रखती है या उसके ऊपर जो है ना उनकी रिजर्वेशन है, उन पार्टियों का हम जो है ना इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है, मौलाना साहब की भी इसके ऊपर जो है ना सीरियस कंसर्न और रिजर्वेशन हैं, तो मौक़िफ़ एक है, तो इसलिए हम एक मौक़िफ़ वाले लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात तो नून लीग को भी हैं, बिलावल साहब को भी हैं कि कराची में सीटें MKM को दी गई हैं। नहीं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो तो हुकूमत में बैठे ना, उन्होंने तो हुकूमत तो फिर आए, वो अगर वो कहते हैं कि हम जो है ना हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है, तो पहले सबसे पहले जो हमारे से चीनी गई मैंडेट है, यानी पिंडी डिवीज़न टोटल, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, यानी और KPK पेशावर से बलूचिस्तान में, यानी हमारे तो ये जो हम तो 180 बता रहे हैं, इससे ज़्यादा है। अच्छा, इससे ज़्यादा है, तकरीबन सीटें हम जीते हैं। लेकिन अब क्या करें, हमारे पास क्या रास्ते रह गए हैं कि अगर वोट अवाम दे और उसको आप दूसरी जगह कन्वर्ट करें। पहले धांधली हुई है पाकिस्तान में, जब भी इलेक्शन हुआ उसमें धांधली हुई, लेकिन धांधली का एक मैकेनिज्म होता था, थोड़ा तरीके से चलती थी, किसी को समझ नहीं आती थी कि कैसे धांधली हुई है, वो टेक्निकल। अभी तो कोई तरीका भी नहीं है ना सर। वैसे आप समझते हैं कि इस धांधली में सिर्फ इलेक्शन कमीशन का किरदार है या उन कुव्वतों का भी है जिनकी तरफ हमेशा इशारा किया जाता है, जिनकी तरफ खान साहब? सबका मिलकर है, तमाम जो है ना वो इलेक्शन कमीशन टूल के तौर पर इस्तेमाल है। लेकिन हमारा मुद्दा यह है कि इलेक्शन कमीशन क्यों अपनी कानूनी और आइनी और जो उसकी हल्फ है उसके खिलाफ वो अपना इन्होंने सब कुछ करवाया है।
यानी ऐसे लोग हैं कि वो जो है ना अपने फैसले खुद करवा सकते हैं। सही हम तो डेफिनेटली इलेक्शन कमिश्नर को याद करेंगे, सही फैसले तो वही कर रहे हैं, दस्तखत को उसका चलता है, हम तो उसके ऊपर बात करेंगे। सर, अभी आप जैसे मौलाना साहब के साथ सियासी इख्तिलाफात के बावजूद बैठे हैं, क्या मुस्तकबिल में हम देखें अगर तो पीपल्स पार्टी के साथ बिलावल साहब के साथ बैठने का इम्कान है? क्योंकि सिंध के आपके जो लोग हैं वो शायद ये मौक़िफ़ रखते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के आगे बढ़ा जाए। क्या मुस्तकबिल में ये मुमकिन है सर? देखिए, अभी मैं कुछ इस पर नहीं कह सकता, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखते हैं जो हमारे मुतालिबात है उसके मुताबिक जो है पीपल पार्टी क्या कहती है। पीपल पार्टी तो सबसे बड़ी बेनिफिशरी बन गई और वो बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। प्रेसिडेंट बन गया, चेयरमैन सेनेट भी वही ले लेंगे और यहाँ डिप्टी स्पीकर, तो मतलब वो मेन आईनी पोजीशन उसके पास, गवर्नर होंगे, गवर्नर उसके होंगे। तो वो मतलब दे विल एंजॉय, हुकूमत उसकी काम भी निकालेंगे, सब कुछ करेंगे। मुस्लिम लीग सियासत से फारे हो जाएगी। मैं आपको कहता हूँ ना, मुस्लिम लीग का आइंदा पॉलिटिक्स में कोई किरदार रहेगा। ये जो है ना वो सर कैसे, वो वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला मरियम नवाज साहब हैं पंजाब में, ये इन्होंने जो सियासी गलती की है ना, इनको मतलब ये तब सर्वाइव कर सकते थे कि अगर ये कहते कि भाई अभी आवाम ने मैंडेट नहीं दिया है, हम बैठ जाते हैं, ठीक है, तो इनकी पॉलिटिक्स जो है ना ये जिंदा होती है, आइंदा के लिए इनकी बहुत बड़ी गुंजाइश बन सकती थी। अभी जिस सिचुएशन में आए हैं और जिस तरह एक कंप्रोमाइज़ पे कंप्रोमाइज़ करेंगे, हर एक चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करेंगे ना, अपने मंशूर पे भी कंप्रोमाइज़ करेंगे, सब कुछ पे कंप्रोमाइज़ करेंगे। डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, जाली है, अंदर से भी खोखले हैं, पता है कि चीज़ जो है ना मर्जी की नहीं है, हाँ। पता है क्या वो गलत तरीके से बैठे। नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ? के साथ अपनी पार्टी नहीं किया, अपनी बाई नहीं किया, और जिस तरह उसको जो है ना यानी उसकी बुराई को उन्होंने, तो वो निकला था ना कि वोट को इज्जत दो, एक बयानिया उन्होंने बनाया, उसकी बयानियों को भी ख़त्म किया। वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक नैरेटिव उठाया रहे थे, उसको भी ख़त्म किया। इनके पास अभी बयानिया रहा ही नहीं है, ये कर भी नहीं सकेंगे। मरियम नवाज जो ना अपने आप को एक वो कर रही है ना, देखो हमारे लिए ये माहौल सूट करती है एज ए पोलिटिकल, मैं कहता हूँ। यानी जो हमारा विक्टिम कार्ड है, या जो विक्टिम हमारा जो कहने लोगों के अंदर के इसके साथ जुल्म हो रहा है, वो स्टिल अलाइव है। सही, यानी ये हमारे सीटें छीन रहे हैं, ये हमारे लोगों पर तशद्दुद कर रहे हैं, ये हमें जलसे नहीं करने दे रहे हैं, हमारे जुलूस नहीं करने दे रहे हैं। तो इनके ख्याल में हम दबा रहे हैं, दब नहीं रहे हैं, ये अंदर लावा पक रहा है। अच्छा, और ऐसे हाल आएगा कि मुस्लिम लीग की पूरी पूरी में या तो आपने 100% उसके लिए डब्बे भरने होंगे। सही, लेकिन सारी उम्र तो एक जैसी नहीं रहती ना, अब तो पता है हालात तो बदलते रहते हैं। तो मरियम की आप बात कर रहे थे सर? मैं मरियम की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने एक एक्सट्रीमिज्म का एक इंतहा पसंदाना सोच रखती है। अच्छा, और पंजाब वैसी भी पूरी स्टेट है और उसको मज़ीद पूरी स्टेट बना रही है। वो उनका ख्याल है कि मैं तशद्दुद करके इनको दड़ा धमका के, और जिस तरह वो धमकियाँ दे रही है ना, ये इंशाल्लाह उल्टा पड़ेगी। ये इनकी मकबूलियत भी ख़त्म हो जाएगी और इनकी इन पास नैरेटिव भी नहीं होगा, और जो इनका कारकर्दगी एक सवाल नहीं पैदा हो कि कारकर्दगी दिखाए इस हालात में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होगी उधर पीपल पार्टी की और MQM अलायंसेस, और फिर दूसरी जगह से जो उसके ऊपर चीज़ें आएंगी ना, तो इनके पास कोई इख्तियार है भी नहीं उस सेंस में। लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल बहुत बड़ा गलती की है, और उस गलती का आइंदा के लिए नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म होगी। असद साहब, ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो वजारतें दी गई, तैमूर जगड़ा साहब का आपने बयान देखा होगा कि उन्होंने कहा कि मैंने जब खान साहब से मुलाकात की तो उन्होंने मेरा नाम भी दिया था काबीना के हवाले से, और उन्होंने कहा कि जब अनाउंसमेंट हुई तो उसमें मेरा नाम नहीं था। तो काबीना की तश्कील में आप समझते हैं कि कोई गड़बड़ हुई है? देखिए, काबीना की तश्कील में मुझे पता नहीं है, अलमी साहब की मुलाकात हुई थी खान से, क्या डिसीजन और क्या डिस्कशन है, मुझे उसकी डिटेल मालूम नहीं है। और बिल्कुल अलमीन तैमूर जगड़ा हमारा सीनियर और बहुत एक्सपीरियंस मिनिस्टर था, उसने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, उसको कैबिनेट में होना चाहिए था। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सर, इस वक्त जो सेनेट के अंदर आपके उम्मीदवार हैं, कल से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उमर चीमा साहब को बनाना चाहिए था, उनको नहीं बनाया जा रहा है, कुछ दीगर नाम भी लिए जा रहे हैं। उम्मीदवारों से मुतलिक जो सेनेट के उम्मीदवार हैं उनका फ़ैसला भी खान साहब ने किया है और आप मुतमईन हैं कि वाकई जेन्युइन जो लोग हैं वो आ रहे हैं? मुझे कोई समझ मैं इस पर कमेंट नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे इल्म नहीं है कि खान ने डिसाइड किया कि नहीं किया। और आप बिल्कुल ठीक करे, सरफराज उमर चीमा जो है ना, उमर सरफराज चीमा जो है ना, हमारा बहुत स्टालवर्ट है, उसने बहुत कुर्बानी दी है, उनका हक बनता है कि उसको सेनेट में हिस्सा दिया जाए। सर, इस वक्त जो नाम आए हैं सामने वो तो आपके इल्म में होंगे ना? मेरे इल्म में है, लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता कि खान ने कैसी, अभी लोग मिलेंगे और तो चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। मतलब आपके इल्म में अभी आपको ये कंफर्म नहीं कि ये खान साहब ने की मंजूरी से हैं या नहीं है? मैं इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा सर, आप जब गिरफ़्तार हुए, हमने देखा गिरफ़्तार दीगर अरकान भी हुए, जब आपकी गिरफ़्तारी हुई तो आपको क्या ऑप्शंस दिए गए, आपके सामने क्या चीज़ें रखी गई, क्या कुछ होता रहा? मैंने तो असेंबली के फ्लोर पे कहा है, मुझे कहा गया कि आप परवेज़ खटक को ज्वाइन करो या आप रिटायर हो जाओ, सियासत से रिटायर हो जाओ, या जो है ना आप आज़ाद इलेक्शन लड़ो। मैंने कहा ना आज़ाद लड़ूंगा, न रिटायर होऊंगा, और न जो है ना परवेज़ खटक में। मैं इमरान खान के साथ ज़िंदगी की 29 साल गुजारे हैं, इमरान खान का साथ हूँगा, रहूँगा, और एक नज़रिए और सोच के साथ इंशाल्लाह। ये जो फवाद चौधरी, शेख रशीद साहब, इनसे मुतलिक आपको कोई शिकवा है कि ये आपके साथ नहीं खड़े हुए, परवेज़ खटक साहब आपके साथ नहीं खड़े हुए, कुछ लोग आपको छोड़ के चले गए, कराची की क़यादत आपको छोड़ के चली गई, कोई दुख है? देखिए बिल्कुल, देखिए हालात आते रहते हैं ना इंसान की ज़िंदगी में। जब आप इस्तिकामत दिखाते हैं और जब आप हौसले से और सब्र करते हैं ना, कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला बार बार कहता है कि सब्र से काम लो। आप सब्र से काम लेते हैं तो अल्लाह ताला रास्ते निकालते हैं। अच्छा, तो ये जो फवाद चौधरी साहब इस वक्त आपके साथ नहीं खड़े हुए, हमने देखा कि जहांगीर तरीन साहब के साथ वो बैठे रहे, क्या मजबूरियां थीं कि ये नहीं खड़े हो सके? शेख रशीद साहब दूर हो गए, ये तो बड़े अहम थे, इंटीरियर मिनिस्टर रहे, वज़ीर इत्तलात रहे, खान साहब इनकी बातें सुनते थे, मानते थे। या आप उनसे पूछे, मुझे मैं क्या उसके कमेंट्स करूँगा। अच्छा सर, आपकी जो मुलाकातें हुई खान साहब के साथ, वो क्या सोच रहे हैं? इस वक्त इलेक्शन हो गए, हुकूमत बन गई, आपका मामला जो है असेंबली में सबके सामने है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वगैरह, अब खान साहब की सोच क्या है, किस तरह आगे बढ़ा जाए? देखिए खान साहब तो इसकी मैं ज़रूर बताऊंगा कि उसकी कमिटमेंट और डेडिकेशन और डिवोशन बिल्कुल हाई स्पिरिट पे, ठीक है, और कोई उसके अंदर जो है ना कोई वो नहीं है, कोई मायूसी नहीं है, और कोई खौफ और कोई डर नहीं है। कमिटमेंट है, और उसका यही है कि हमने पाकिस्तान को जो है ना सही मानों में वो पाकिस्तान बनाना है जहाँ कानून की और आइन की हुक्मरानी होगी, जहाँ सब जो है ना कानून की नज़र में बराबर होंगे। और मतलब वो अपना जो बेसिक मौक़िफ़ है और बेसिक हमारा स्ट्रगल है इंसाफ कि सब, और बग़ैर इंसाफ की जो है कोई माशरा नहीं चल सकता। तो वो हमारा स्ट्रगल भी जारी है, और हम हकीकी आज़ादी की जो बात कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि इस मुल्क में जितनी भी फ़ैसले हों वो फैसले पाकिस्तान के मफादात के मुताबिक हों, और वो किसी से डिक्टेशन की बुनियाद पर न हो। सर, क्या ये हकीकत है कि एक वफ़द ने खान साहब से मुलाकात की, उनको बाहर आने की पेशकश की गई थी लेकिन उन्होंने ठुकरा दी? क्या आपके इल्म में है कि ऐसी कोई मुलाकातें हुई हैं? अच्छा, नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ अब ये जो ख़बरें आ रही थी कि खान साहब मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन कोई मुज़ाकरात कर नहीं पा रहा, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो या कुछ, क्या वाकई ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हम अपनी बात पे डटे हैं। हाँ, हम बेसिकली ये चाहते हैं कि देखिए हमारे साथ तो जुल्म हुआ, हमारे साथ जो रवैया रखा जा रहा है, वो कहते थे ना कि रियासत होती बाज की जैसी, और हमारे साथ सौतेली माँ बन गई है। तो बहरहाल हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हमें कोई इस लिहाज से कोई टेंशन नहीं है। ये लंबी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, मतलब ये भी हमारा सफ़र जारी है, और इंशाअल्लाह ताला हम इस सफ़र में पाकिस्तानी कौम की जो हमसे उम्मीदें हैं, इमरान खान से जो उम्मीद है
इंशाल्लाह उस उम्मीद के मुताबिक जो है ना इस मुल्क को हम आगे बढ़ाएंगे। खान साहब को कब तक बाहर आते हुए देख रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा सर, 2-3 मुख्तसर सवाल होंगे आखिर में कि माजी में हमने देखा कि बाजवा साहब से मुतल्लिक आपके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो कुछ हुआ तहरीक अदम एतमाद हुई, आप समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है आप क्या देख रहे हैं कि बाजवा साहब के दौर में PTI के साथ बहुत ज़्यादती हुई, गलत हुआ सारा कुछ, या मौजूदा क़यादत की दौर में आप समझते हैं कि गलत हुआ? देखिए उस वक्त हम भी कहते हैं कि PDM 1 के दौर में भी हमारे साथ जुल्म हुआ और PDM 2 के दौर में, और PDM 3 अब बन रही है, और PDM 3 में इंशाल्लाह इसका ये वापस जवाब, इंशाल्लाह इसको सारा जुल्म सूद समेत वापस कर देंगे। सर लेकिन PDM के सरबराह तो मौलाना साहब थे, आज आप उनके साथ बैठे हैं। देखो वो अभी उससे हट गए हैं। PDM उसकी जो सरबराह थे डेफिनेटली उसने इस वक्त उसमें हुकूमत में थे तो डेफिनेटली वो थे। PDM ने उस हमारे साथ सब कुछ जुल्म किया है। सेकंड पेज में भी जो है ना जो बनी जो केयर टेकर गवर्नमेंट भी PDM का हिस्सा था, PDM ही थी इसमें। हाँ। PDM और अब भी PDM है, तो इंशाल्लाह रहेगा हमारा दमादमस्त चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो आपको मौजूदा क़यादत से शिकवा नहीं है, गिला नहीं है कि आगे बढ़ना चाहिए, चलें छोड़ दें, माजी को छोड़ दें? कौन सी क़यादत से? अस्करी क़यादत सर। भाई अस्करी क़यादत मैं मानता नहीं हूँ कि वो मैंने कानून और आइन की मैं बात करूँगा सिर्फ शहबाज शरीफ की। अच्छा, कि शहबाज शरीफ के साथ हमारे तो हम कहते हैं कि फ़ौज का अपना काम है, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन रोल में अपना किरदार अदा करें। सर इस वक्त मुख्तलिफ बातें हुई, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए, चेयरमैन के हवाले से, सेक्रेटरी के हवाले से, कुछ लोगों ने कहा कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो जूनियर हैं, उनको नहीं होना चाहिए। आप जैसे सीनियर लोग पार्टी के अंदर मौजूद थे, आप भी इत्तफाक करते हैं कि वाकई गौहर साहब की बजाय किसी और को होना चाहिए था? मोस्ट सीनियर लोग जो हैं पार्टी के अंदर मौजूद थे। देखिए बस उसका फैसला हो गया है और मैं समझता हूँ कि गौहर एजुकेटेड लड़का है और इंशाल्लाह अपने काम से इंसाफ करेगा। ठीक, आखिरी सवाल सर कि आरिफ अलवी साहब अपनी मुद्दत पूरी करके रवाना हो चुके हैं, आप ओवरऑल आरिफ अलवी साहब के किरदार को कैसे देख रहे हैं? मैं उसको बहुत मुनासिब आदमी समझता हूँ, डिसेंट आदमी थी। बेचारा जो है ना, आपको पता है सदर के पास एक बहुत लिमिटेड काम के लिए स्कोप होता है, काम तो उसमें जितना वो कर सके वो कर रहे थे। बहरहाल मेरे उसकी नेक ख्वाहिशात है। हाँ, लेकिन सर सदर के पास सज़ा माफ़ करने का इख्तियार भी था। आप समझते हैं कि अलवी साहब अगर खान साहब की सज़ाएं माफ़ करना चाहते तो कर सकते थे? नहीं, हम ये हमारे मुतालिबा नहीं था और ना मेरी ख्वाहिश है। हम जो है ना बस कानून के ज़रिए, अदालतों के ज़रिए जो है ना अपने केस लड़ेंगे और हम किसी से जो है ना गैर मामूली कोई रिलीफ नहीं चाहते। सर ये आपकी ख्वाहिश नहीं थी क्या? कभी आरिफ अलवी साहब ने कहा था कि ये ऑप्शन है, हो सकता है? नहीं, कभी हमने डिस्कस भी नहीं किया, नाम इसके लिए तैयार है। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, असद कैसर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो असद कैसर साहब कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और अगर इंसाफ ना मिला तो फिर तहरीक इंसाफ जो है वो अवाम की अदालत में जाएगी। तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।